Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of December 2025. 24 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग का हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और क्या न्यूज़पेपर आया है आज का, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आए हैं और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके नोट्स भी दिखाऊंगा। और आप लोग अगर चाहें तो उनके जैसे मैंने जो अच्छे अच्छे तरीके से फोटोज़ के अंदर नोट्स बना के रखे हैं तो आप वो सब ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को, लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर 100-150 लाइक भी नहीं आ रहे तो फिर बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट ऑफ लाइकिंग द वीडियो एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वीडियो, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे है। अब जैसे क्वेश्चंस ऑफ द डे है तो आप भी तैयारी कर रहे हैं ना तो आंसर किया करें ना, उसको इस तरीके से मत लें कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड to the preamble of the Constitution of India by the 42nd Amendment Act 1976। 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कौन कौन से शब्द थे जो प्रियम्बल में जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, आपको बताना इनमें से तीन में से कौन कौन से शब्द ऐसे थे जो 1976 के अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम। आपको बताना है कि एक फेडरल सिस्टम का कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं फॉर अ फेडरल सिस्टम। ऑप्शंस आर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, दोनों सवाल आप अटेम्प्ट करिएगा। एंड ऑफ द वीडियो में आपको आंसर्स बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। फ्रंट पेज की जो सबसे पहली न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया फाइनलाइजिंग इट्स फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी। तो याद रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फाइनलाइज कर रही है भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी टू प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर ऑल द स्टेट्स टू कॉम्बैट एंड रिस्पॉन्ड टू द टेरर अटैक्स, है ना। तो टेरर अटैक से किस तरीके से कॉम्बैट करना है, टेरर अटैक से किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है एंड किस तरीके से जो इंसिडेंट्स उनको डील करना है, उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट फाइनलाइज कर रही है पहली भारत की एंटी टेरर पॉलिसी, ठीक है ना। इसमें जो मेन इश्यूज रखे गए हैं वो है डिजिटल रेडिकलाइजेशन, यानी कि जो डिजिटल रेडिकलाइजेशन बेसिकली किस तरीके से इंटरनेट के स्फेयर में रेडिकलाइज हो रहे हैं। जैसे कई बार केरला में किस केसेस देखने को मिले थे, है ना, रेडिकलाइजेशन के। नॉर्थ इंडिया में भी कुछ केसेस देखने को मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इशूज हैं। दूसरा जो है मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर्स, जिन कंट्रीज के साथ हमारे ओपन बॉर्डर्स है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है, या सपोज करो अपना इधर मतलब बहुत ही पोरस बॉर्डर है आपका, इधर म्यांमार के पास भी और पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश के पास बहुत पोरस बॉर्डर है। तो इन जगहों पे हमको मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर ना हो, ये देखना है। देन कन्वर्जन नेटवर्क्स फंडेड बाय फॉरेन प्लेयर्स आर अमंग द की इशूज, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन नेटवर्क मतलब कि जैसे कि जो कई लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाता है रिलीजियस बेसिस पे और उसको पैसा वैसा दे करके, ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो NIA बेसिकली इज द मेन बॉडी जो कि काम कर रही है डेटा इकट्ठा करने का, और अभी कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो लोग 26-27 दिसंबर को दिल्ली में, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका थोड़े से मैं आपको बेहतर तरीके से दिखा देता हूँ। दिस इज द थिंग, ये देखो, देख रहे हैं आपको, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी, 1 नेशन 1 स्ट्रैटेजी 0 टॉलरेंस। जो पॉलिसी है उसका बेसिस क्या है, 1 नेशन 1 स्ट्रैटेजी एंड 0 टॉलरेंस। एंड इंडिया इज फाइनलाइजिंग इट्स फर्स्ट एवर नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। मेनली इसको ड्राइव कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके अंतर्गत जो बॉडी आ रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, एंड इट इज अनाउंस्ड बाय अमित शाह जी, ऑब्वियसली बात है, मिनिस्टर फॉर होम, ठीक है। देन मेजर थ्रेट्स जो आइडेंटिफाई की गई हैं वो है डिजिटल रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म का, ओपन बॉर्डर जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है, देन आधार स्पूफिंग यानी फेक IDs फॉर टेरर फंडिंग, फॉरेन फंडेड कन्वर्जन्स, रिलीजियस जो रैकेट्स चल रहे हैं ना फॉरेन लिंक्स के साथ, फॉरेन फंडेड, वो मेजर है। एंड इसमें बेसिकली यूज हम टेक्निकल प्लस इंटेलिजेंस नेट एज का भी करेंगे। जो नेटग्रिड है हमारा, नेटग्रिड 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसके बाद बनाया गया बॉडी है नेटग्रिड, नेशनल जो ग्रिड है, एंड इट इज़ फॉर सिक्योरिंग डेटाबेस एक्सेस फॉर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। इसके बाद पोस्ट पहलगाम भी बहुत ज़्यादा ये इसके ऊपर
इसका पुश दिया गया था इस पॉलिसी के लिए कि भाई इससे होनी चाहिए पॉलिसी। अभी एनआईए एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस रख रहा है 26-27 दिसंबर को, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये मेन ये है कि अर्ली थ्रेट को डिटेक्ट कर लिया जाए, और दूसरा ये है कि भैया इसमें आपको अर्ली थ्रेट के साथ साथ उसमें रिस्पॉन्स प्रॉपर एक ही यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स पूरी कंट्री में मिल सके। तो दैट इज द फर्स्ट न्यूज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं आगे, आप देखते हैं। सेकंड न्यूज है आरओवी स्टडी टू असेस द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो मुल्ला पेरियार डैम बेसिकली कहाँ पर है? इडुक्की केरला में है। याद रखिएगा, पहली चीज तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इडुक्की केरला। और दूसरा जो फैक्ट मुल्ला पेरियार डैम का इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बनाया जब ये गया था 1890s के आसपास ये बना था। इट वॉज built in 1890s and it is basically located in Idukki केरला। लेकिन इशू ये है कि केरला में है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो तमिलनाडु के हाथों है बिकॉज ऑफ एन 999 ईयर लीज एग्रीमेंट, है ना। तो ये काफी डिस्प्यूटेड है हालांकि केरला और तमिलनाडु के बीच में, इसीलिए इट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। तो याद रखेगा। एंड इट वॉज बिल्ट बिटवीन 1887 to 1895 बाय जॉन पेनीक्विक। याद रखिएगा, जॉन पेनीक्विक वॉज मेजर जॉन पेनीक्विक के द्वारा ये बनवाया गया था। मेशनरी ग्रेविटी डैम है ये, एंड इसको बनाया गया था टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम पेरियार विच इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर टू द वैगई बेसिन विच इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है ना, पेरियार रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग है टू वैगई बेसिन में पानी डालने के लिए बनाया गया था ये। ठीक है ना। 999 ईयर की एक लीज हुई फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, गिव्स तमिलनाडु द ऑपरेशन राइट्स ओवर द डैम, है ना। मतलब डैम लोकेटेड केरला में है लेकिन ऑपरेशनल राइट्स आर विद द तमिलनाडु। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द इशू एज वेल कि क्या है, और थोड़ा इसके बारे में आपको डिटेल पता चल गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है क्रिटिकल मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं विच आर क्रिटिकल फॉर द नेशन, है ना। सिंपल सी बात है, क्रिटिकल फॉर द नेशन मतलब कि जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो क्रिटिकल एंटरप्राइजेज हैं इंडिया की, उनको जो सपोर्ट करते हैं मिनरल्स, वो सारे किसके अंदर आते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया हुआ है? तो क्रिटिकल मिनरल्स को बकायदा डिफाइन किया हुआ है इंडिया ने, और 30 यानी 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि इंडिया ने डिटरमाइन किए हैं। वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, पोटैश, REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटेलम, टेल्यूरियम, देन आपका टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जर्गोनियम, सिलीनियम एंड कैडमियम। इसके अलावा याद रखेगा 24 मिनरल्स एडेड टू पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। ये भी याद रखेगा, इनमें से 24 ऐसे हैं विच आर एडेड टू पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। तो गवर्नमेंट के पास उनकी एक्सक्लूसिव ऑक्शनिंग पावर है 24 के लिए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि 2025 में ही हमने एक मिशन भी स्टार्ट किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सट्रैक्शन से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के रिसाइकलिंग तक सारी चीज़ें ऑफर करता है। मतलब वैल्यू चेन की सारी चीज़ें ऑफर करता है। कौन कौन सी? एक्सप्लोरेशन उसकी एक्सट्रैक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी रिसाइकलिंग। ऑल दीज थिंग्स are under the National Critical Minerals Mission. I hope you got clarity regarding that as well. ज्ञानपीठ अवार्ड विनर विनोद कुमार शुक्ला passes away। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इनकी बहुत फेमस किताब है दीवार में खिड़की रहती थी। अगर आपने पढ़ी हो तो अच्छी बात है। बहुत ही फेमस किताब है विनोद कुमार शुक्ला जी की। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हिंदी राइटर्स आप बोल सकते हैं, एंड हिंदी पोएट एंड ऑथर। 2024 के ज्ञानपीठ अवार्ड विनर भी हैं, एंड आई थिंक छत्तीसगढ़ से हेल करते हैं। ही हेल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ से पहले हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। एंड याद रखिएगा, इनकी बहुत फेमस एक किताब है, एक दीवार में खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, है ना। कुछ बहुत फेमस स्टोरीज हैं ये। तो आई होप आप लोग उनको पढ़ेंगे ज़रूर, इनको याद करिएगा विनोद कुमार शुक्ला जी को।
राइनो डीहॉर्निंग नियरली एलिमिनेटेड पोचिंग इन अफ्रीकन रिजर्व। तो ये अफ्रीकन रिजर्व की बात चल रही, कौन से अफ्रीकन रिजर्व की? तो ग्रेटर क्रूगर। अगर आपसे पूछे ग्रेटर क्रूगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में लोकेटेड है। और इनका डेटा दिखाया जा रहा है कि कितने ज्यादा, लगभग 1985 राइनोज हैं जो कि 17 से 23 के बीच में वहां पे मारे गए, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया। तो डीहॉर्निंग कम हो गई है। स्ट्रेटेजीज के लिए केस स्टडी इंडिया से भी ली जा रही है, क्योंकि इंडिया में काजीरंगा वाला जो पार्ट है, दे आर फेमस फॉर वन ऑन राइनोसरस एंड ऑल। तो डीहॉर्निंग इंडिया में बिल्कुल नहीं होती है, और यही चीज अफ्रीका में भी अब चालू हो रही है धीरे धीरे। अदरवाइज बहुत सारे राइनोज थे जिनको मारा जा रहा था फॉर डिफरेंट रीजन, जैसे कि राइनो हॉर्न्स को कुछ लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं, कुछ लोग उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करते हैं, एंड दे बिलीव दैट इट ट्रीट्स एवरीथिंग फ्रॉम फीवर एंड गाउट टू मोर मिस्टिकल इश्यूज लाइक पोजेशन एंड ऑल। तो ये जो इशू, ये जो मतलब कई चीजें हैं, जो ये मिथिकल एलिमेंट्स भी एडेड हो गए ना, इस कारण से कई राइनोज वहां मारे गए थे एंड इलिसिट इनकम भी जनरेट कर रहे थे लोग। इंडिया एंड नेपाल हाउएवर हैव चूजन नॉट टू डीहॉर्न बिकॉज देयर लोकल प्रोग्राम्स हैव बीन successful and they have lost only 1 or 2 rhinos over the last 3 years। and ये काजीरंगा की सक्सेस ही आप बोलेंगे कि पेट्रोलिंग की सक्सेस बोलेंगे, जो भी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड द एक्सप्लॉयटेशन एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी 2 एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाले और ये वाले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड द एक्सप्लॉयटेशन हम करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के ऊपर है। एंड द एक्सप्लॉयटेशन जो है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड मेजर जजमेंट ऑन दैट एंड इट हैज स्लैम्ड द सिस्टेमिक फेलियर इन प्रिवेंटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही क्रिटिकल ढंग से गवर्नमेंट को कहा है कि भैया, व्हाई आर यू नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड? आप क्यों नहीं बचा पा रहे हो, है ना। एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क नाउ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो केवल इंडिविजुअल क्राइम नहीं है, इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क विच इज लिंक्ड टू फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल एडॉप्शंस एंड बेगिंग रैकेट्स। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। फोर्स्ड लेबर हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इलीगल एडॉप्शन हो गया, बेगिंग रैकेट्स हो गया, ये जो भीख मंगवाते हैं ना, वो भी है। एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगेन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। वैसे आर्टिकल 23, 24 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ही। अच्छा बताओ, कौन सा आर्टिकल है जो कि जो चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है? तो आप थोड़ा मेरे से एक बार बताना, आर्टिकल 23, 24 में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो आर्टिकल उठाया है फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, है ना। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अंतर्गत जो है, और ऑथर ने ये भी कहा कि इंडिया ने चूंकि इंटरनेशनल कवेनेंट्स भी, इंटरनेशनल कन्वेंशन भी साइन कर रखे हैं, तो वहां भी कमिटमेंट है हमको भाई चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कन्विक्शन रेट बहुत कम है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। नेग्लेक्ट ऑफ द विक्टिम रिहेबिलिटेशन, जो बच्चे विक्टिम हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमारा काम बहुत पिछड़ा है, निगलेक्ट है ना। वीक इन्वेस्टिगेशंस आर देयर। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि भाई आप बेटर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करो पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के बीच में, लेबर डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तब जाकर काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। एंड विक्टिम सेंटर्ड अगर आप अप्रोच नहीं रख रहे हो, यानी कि ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन को अगर आप विक्टिम के रूप में देखें, ऑफेंडर्स ना देखें, एंड प्रोवाइड देम केयर, एजुकेशन, काउंसलिंग, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, देन ओनली दे विल बी हैविंग द सपोर्ट, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पॉलिटिकल विल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड कम्युनिटी विजिलेंस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज केवल काम नहीं करेंगे, विल, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो चीज़ मैं आपको वैसे बता दूं जो पेपर में नहीं आई है, लेकिन इसके जो वेबसाइट वर्जन है उसमें थी, तो वो है यहाँ पे देखो, क्लीडो क्रेनियल डिस्प्लेसिया, है ना, सीसीडी। ये कैफे कॉफी डे नहीं है, इट्स क्लीडो क्रेनियल डिस्प्लेसिया। इट्स अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स स्कल, कॉलर बोन्स एंड टीथ। ये स्कल, कॉलर बोन्स और टीथ को अफेक्ट करता है। मेन इसका जो कॉज है वो जेनेटिक कॉज है। म्यूटेशन हो जाता है RUNX2 जीन के अंतर्गत, RUNX2 जीन के अंदर। ये वो जीन होता है जो कंट्रोल करता है ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि जो बोन बनाने वाले सेल्स हैं उनको उनके डिफरेंशिएशन को हैंडल करता है RUNX2 जीन जो है, इट कंट्रोल्स द ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल्स दैट फॉर्म द बोन।
इसमें क्रूशियल होता है फॉर फॉर्मिंग फ्लैट बोन्स, जो स्कल, फेस और क्लेविकल्स की बोन है उनको बनाने के लिए RUNX2 जीन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो फिर इसके कारण कई बार जब ये इसमें इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है बोन डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाता है। तो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इट फॉर्म्स फ्लैट बोन्स डायरेक्टली फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। तो कई बार ये पार्शली फॉर्म्ड या एब्सेंट हो जाता है। तो स्केल में, टीथ में आप देख सकते हैं, देखो कैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिलेड क्लोजर इन द स्कल, इनकम्प्लीट या एबनॉर्मल क्लोजर, इरप्शन, कई बार टीथ में एक्स्ट्रा टीथ आ जाएंगे, डेंटल क्राउडिंग हो जाएगी, देखो ऊपर कितने सारे दांत आपको दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली इशू होता है इन द CCD, है ना। जो पार्ट्स इफेक्ट होते हैं वो स्कल है, फेस बोन्स, क्लेविकल यानी कॉलर बोन्स आपके जो हैं, ये सारी चीज़ें। इंडिया में कोई पॉपुलेशन ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा इसमें इशू में हो, एंड इट्स अ वेरी रेयर डिसीज, बहुत कम लोगों को होती हैं, 1 से 9 लोगों को होती है पर मिलियन पीपल, ठीक है ना। कह सकते हैं आपके 1 मिलियन में 1 को होती है, तो बहुत ज़्यादा कम है। एंड WHO भी इसको रिकग्नाइज नहीं करती, यही इसका चैलेंज है मेन, बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं करती है WHO भी इसको, तो ये एक इशू है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। RBI अनाउंस किया है कि वो फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा सिस्टम में। तो अब थोड़ा सा मैं इस आर्टिकल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया कोई फ्रेश लिक्विडिटी अगर RBI इंजेक्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे पूरा लिखा है मैंने। RBI जब लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है इकॉनमी में तो क्या होता है, अगर मान लो लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, और लिक्विडिटी हटा रहा है तो क्या होगा। तो देखो व्हेन RBI इंजेक्ट्स लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में, सिस्टम में पैसा डाल रहा है अगर RBI, तो ऑब्वियस सी बात है RBI कैसे करता है ऐसा, तो RBI करता है रेपो रेट कट करता है, रेपो रेट कट करता है, या फिर उसका ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि वो बाय करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगा और पैसा मार्केट में डाल देगा। रेपो रेट कट के साथ हो सकता है CRR का भी कट कर रहा हो। तो इस तरीके से RBI मार्केट में पैसा डालता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। तो ये जब इंजेक्ट करता है तो क्या होता है बेसिकली, इससे होता है कि ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ग्रोथ का हमेशा एक साइड इफेक्ट होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ये कब यूज किया जाता है, जब ग्रोथ स्लो हो, जब ग्रोथ स्लो हो, रिसेशन चल रहा हो, तब RBI ऐसा करता है, ठीक है ना। और दूसरा, RBI लिक्विडिटी हटाता कैसे है, मनी कैसे करता है, तो मनी ऐसे करता है कि बेसिकली ये रेपो रेट बढ़ा दिया, CRR बढ़ा दिया, या ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इस तरीके से लिक्विडिटी खींच भी सकता है। लिक्विडिटी खींचेगा कब, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो या इकोनॉमी ओवर हीट कंडीशन में हो, एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ हो गया हो, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि RBI जब इंजेक्ट कर रहा है, जब रिमूव कर रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आपको आई होप पसंद आया होगा, है ना। तो इसको अगर पसंद करा हो आपने तो लाइक ज़रूर करा करें यार, है ना। लाइक करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ज़रूर आप लोग करिए इस चीज़ को लाइक। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। जापान हैज़ क्लियर्ड लास्ट मेजर हर्डल टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन निगाटा। तो याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ निगाटा जो है जापान में, एंड दे हैव फॉर्मली गिवन लोकल कंसेंट टू पुट 2 रिएक्टर्स एट द काशीवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट बैक ऑनलाइन। तो याद रखिएगा, काशीवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द नेम और निगाटा इज द प्रीफेक्चर। जो जापान में जब आप देखेंगे तो प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड है ना, तो जो ये निगाटा प्रीफेक्चर है वहाँ पर है ये काशीवाजाकी करीवा न्यूक्लियर प्लांट, एंड वहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। एक्चुअली इसको 2011 से बंद किया गया था बिकॉज ऑफ द फुकुशिमा मेल्ट डाउन। फुकुशिमा में जो इवेंट हुआ उसके बाद ऑब्वियसली बात है थोड़ा जापान में भी डर था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियर अटैक भी हो चुके हैं, प्लस न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो गया था फुकुशिमा में, उसके बाद से इसको बंद किया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं न्यूज़, देख लेता हूँ कोई और तो नहीं है। CCD भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, एंड एक्सप्लॉयटेशन बता दिया। तो ये है आज के क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं जो थे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड यूज हुए थे 1976 में, तो ये तीनों ही वर्ड इंक्लूड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वाला। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा फेडरल सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एंड डिवीजन ऑफ पावर भी है। तो ऑल 3 आर देयर। तो आई होप यू वर एबल टू आंसर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।